चालू कर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं कम्मकलङ्कुत्तीर्णं विबुद्धसौवत्थमुत्तवत्थमणं नम्यूणौसहसेणं कालनियोगं भणिसामुः। षटखंडागम के आधार से यहाँ हम काल अनियोग द्वार की चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत यहाँ पंच परिवर्तन का स्वरूप हम देख रहे हैं। ये जो हमने अभी मंगलाचरण कहा है, ये कहाँ लिखा है? पुस्तक 4 में लिखा है। जहाँ कालानुगम शुरू होता है वहाँ वीरसेन आचार्य ने इसको लिखा है। किसी ने हमें बोला इसका अर्थ समझाओ। एक बार देखा था, अपन एक बार देखने से क्या होता है ना, तो हम फिर समझेंगे। कम्म यानी कर्म, कम्म कलंक यानी कर्म रूपी कलंक, और उससे उत्तीर्णम उत्तीर्ण यानी पार हो गए। कर्म रूपी कलंक से जो पार हुए हैं, तो जो कर्म रूपी कलंक से पार हुए उनको हम कौन समझते हैं या कौन जानते हैं? किसके वो होते हैं? तो सिद्धों के होते हैं। कैसे वो? विबुद्ध सौवत्थ, सौवत्थ यानी सर्व अर्थ यानी सर्व पदार्थों के विबुद्ध यानी जानने वाले हैं, यानी सर्वज्ञ भगवान है। और कैसे? मुत्तवत्थमणम यानी अस्त रहित है, यानी सदा उदित है, यानी उनका जो केवल ज्ञान है वो हमेशा ही ऐसा ही उदित रूप से रहेगा। ऐसे कौन है? तो उसह सेनम, वृषभसेन। ये कौन थे वृषभसेन? हाँ, आदिनाथ भगवान के गणधर। तो उनको सर्वी कर्म कलंक से विमुक्त क्यों कहा? हाँ बोलो ना। सभी गणधर मोक्ष जाते ही है उसी पर्याय में। ये तो ये नियम है। हाँ क्यों? उसी भव में, उसी भव में जाएंगे। हाँ, परंतु हम यहाँ तो उसहसेन लिखा है, गाथा में कहीं उनका गणधर ऐसा नहीं कहा। जैसे आप कहेंगे द्रव्य निक्षेप ने क्या, जैसे हमारे भविष्य के तीर्थंकर कौन है? शैनिक राजा। शैनिक राजा है क्या? वो तो पीछे के भव का नाम है, अभी तो नारकी है और वो महापद्म होने वाले हैं। ऐसे यहाँ वृषभसेन कहने से वो कौन से वृषभसेन है? इसलिए वो गणधर थे तो हम उसको गणधर कहेंगे, परंतु वो तो हर गणधर उसी पर्याय में मोक्ष जाते ही है। इस अपेक्षा से वो मोक्ष गए हैं। जैसे हम महावीर भगवान कहते हैं, महावीर तो उनका अरिहंत अवस्था का नाम था, परंतु वो मोक्ष चले गए हैं। ये गणधर अवस्था में थे, केवल ज्ञान होकर वो भी मोक्ष चले गए हैं। उनको नमस्कार करके यहाँ काल नियोगम भणिसामो यानी काल नियोग मैं बताता हूँ, ऐसे वीरसेन स्वामी स्वयं प्रतिज्ञा करके काल अनियोग द्वार की रचना करते हैं। यानी उसका उनको जो टीका लिखी आगे उसकी बात है। आचार्यों की ये विशेषता है, कोई ग्रंथ हो कोई अनुयोग हो तो उसके पहले मंगलाचरण करेंगे, अरिहंतादि को सिद्धों को नमस्कार करेंगे जिसको मंगलाचरण कहते हैं, और कौन सा विषय बताने वाले हैं उसकी प्रतिज्ञा पूर्वक वहाँ कहेंगे कि मैं ऐसा बताऊँगा। ये विशेषता होती है। ये हुआ मंगलाचरण का अर्थ। अब यहाँ ये मंगलाचरण का अर्थ हो गया। हाँ, 2-3 प्रश्न है, उसको देखेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। एक है स्वयंभू रमण द्वीप में भोग भूमि है, तो क्या भोग भूमि वाले तिर्यंच भी सम्मूर्छन जीव है?
हमने स्वयंभू रमण द्वीप में भोग भूमि है ऐसा तो नहीं कहा था। स्वयंभू रमण द्वीप में 2 भाग है। बीच में स्वयंप्रभ पर्वत है। स्वयंप्रभ पर्वत के बाहरी ओर का जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसमें तो कर्म भूमि है, और अंदर वाला जो भाग है उसमें भोग भूमि है। भोग भूमि के जीव तो गर्भज ही होते, ही लगाया। कर्म भूमि में तो गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। ख्याल में आई बात? ये महामत्स्य तो सम्मूर्छन है, परंतु वहाँ अन्य भी वो पंचेंद्रिय जीव या अन्य द्विंद्रियादि भी जीव वहाँ पाए जाएंगे। वो द्विंद्रियादि भी सम्मूर्छन होते हैं। यानी यहाँ प्रश्न था कि भोग भूमि वाले तिर्यंश क्या सम्मूर्छन होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न है कि जम्बू वृक्ष, नंदीश्वर द्वीप के वृक्ष, स्वर्गों के वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं है। नंदीश्वर द्वीप के वृक्षों के बारे में तो हमने कुछ कहा नहीं था। पृथ्वी कायिक है, वो हमने केवल वो कमल की बात की थी। है तो एकेंद्रिय जीव। फिर देव लोग कल्प वृक्षों के फल फूलों से पूजा कैसे करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? यदि वनस्पति कायिक को तोड़ने में जीव हिंसा है तो पृथ्वी कायिक को तोड़ने में भी हिंसा होगी। वहाँ कल्प वृक्षों से के फूल नहीं तोड़ते, कल्प वृक्षों से वो दिव्य फूल फल प्राप्त होते हैं। देखना है आपको, पेज नंबर निकालना, भूगोल आपके प्रश्नों के पहले से ही लिख रखे हैं यहाँ होते हैं। देखो ये पेज नंबर 200 निकालना, 200 जैन भूगोल का। जैन भूगोल पुस्तक में 200 नंबर का पृष्ठ निकालना है आपको। नीचे का पैराग्राफ, अष्टानिका पर्वों में कल्पवासी, कल्पवासी मालूम है ना, कहाँ तक के? 16वें स्वर्ग तक के। व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासी, इंद्र, यानी इन सबके इंद्र तथा अन्य देव उनके परिवार सहित आते हैं। कहाँ आते हैं? नंदीश्वर द्वीप में। कल्पवासियों के सौधर्मादिक 12 इंद्र, 16 स्वर्ग में मिलकर 12 ही इंद्र होते हैं। प्रतिंद्र भी हो गए, परंतु इंद्र तो 12 है। अपने अपने वाहनों पर आते हैं। उनके रहने के स्थानों को भी विमान कहते हैं। यहाँ उनके वाहन क्रम से इस प्रकार है। हाथी किसका होगा? सौधर्म का। घोड़ा ईशान का। सिंह, सारस पक्षी, हमने बोला था ना हमारे पास सॉल्यूशन है, 4 हाथी नहीं मंगवाए हैं तो हर एक इंद्र के अलग अलग वाहन है, जिसने जिसकी बोली ली है उसको उस पर बिठाना चाहिए। हाथी, घोड़ा, सिंह, सारस पक्षी, कोयल, हंस, चकवा, गरुड़, माछला, मोर, कमल और पुष्पक विमान, ये उनके विमानों के नाम, उनके वाहनों के ये नाम है। वहाँ कोई तिर्यंश वाहन नहीं है। वाहन जाति के देव ही विक्रिया कर से इनका रूप लेते हैं। इन वाहनों को भी विमान कहते हैं। इन पर आरूढ़ होकर सौधर्मादि देव अपने परिवार सहित, आगे क्या लिखा देखिए, कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य फल फूल आदि पूजन द्रव्य हाथों में लेकर आते हैं। उनसे प्राप्त, वहाँ से तोड़कर ऐसा नहीं कहा, और वो कोई पृथ्वी का एक फूल नहीं होते हैं। अभी आगे तो बहुत बातें आती है इस पर, ये जो प्रश्न उठा है ना, फिर पढ़ लेते चलो। ये सभी इंद्रादि देव प्रशस्त आभरण पहनकर आते हैं, चामर सेना आदि सहित होते हैं, ध्वज आदि वादित्रों के शब्दों से संयुक्त होते हैं। 201 पर पृष्ठ पर हम पढ़ रहे। वहाँ 8 दिन तक इंद्र ध्वज यानी इंद्र ध्वज पूजन करते हैं। वहाँ दिन रात का भेद नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ कोई घूमने वाले सूर्य चंद्र नहीं है। हाँ, तिर्यंचों की जघन्य भूमि होने से हमारे अपेक्षा से, हमारे 8 दिन हम कहेंगे, रात दिन रात, 8 दिन रात हम हमारी अपेक्षा कह रहे हैं। तिर्यंचों की जघन्य भूमि होने से वहाँ भी कल्पवृक्षों से ही प्रकाश होता है। हमारे एक दिन रात में 8 प्रहर होते हैं,
ये सभी देव 8 दिन तक, अष्टमी से पूर्णिमा तक निरंतर पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ रात्रि और दिन का भेद ही नहीं है। एक एक दिशा में 2 प्रहर तक पूजा करके फिर अन्य दिशा में जाकर पूजा करते हैं। पूर्व वाले दक्षिण में जाते हैं, दक्षिण वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले उत्तर में और उत्तर वाले पूर्व में जाते हैं। फिर 2 प्रहर के बाद आगे की दिशा में जाते हैं। 8 प्रहर हो ना, एक नंदीश्वर द्वीप के पूर्व में 8 प्रहर हुए। फिर जो पूर्व दिशा के हुए अभी सभी दक्षिण की ओर आ जाएंगे, फिर ऐसे इस तरह से घूमेंगे। फिर 2 प्रहर के बाद आगे की वो हो गया। प्रारंभ में पूर्व दिशा में कल्पवासी, दक्षिण में भवनवासी, पश्चिम में व्यंतर और उत्तर में ज्योतिषी देव होते हैं। उनके इंद्र क्रम से सौधर्म, ईशान आदि, यानी कल्पवासियों के आदि में सभी समझना। चमरेंद्र, वैरोचन आदि ये किसके लिए? भवनवासियों के हैं। किम पुरुष आदि ये व्यंतरों के, और चंद्र आदि ज्योतिषियों के। प्रदक्षिणा देकर लगातार 8 दिन रोज के 24 घंटे पूजन चलती। वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता, परंतु अपने यहाँ रात में पूजन का निषेध है। रात में स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन कर सकते हैं। प्रश्न यही आपका आया था जो अभी यह पूछा है ना, क्या पूछा है? हाँ, जम्बू वृक्षों, फल फूल वगैरह उसके, तो क्या हिंसा नहीं होती, ये पूछा था। तो वहाँ भी प्रश्न किसी ने पूछा था। ये हमारे शिविर में जो डायरेक्ट प्रश्नोत्तर हुए उसकी बात है, यहाँ पर लिखी हुई है। हम फल फूल नहीं चढ़ाते और इंद्र चढ़ाए तो चलता है क्या? यहाँ तो फल फूल चढ़ाने का निषेध हो रहा है और वहाँ चढ़ाए तो चल जाए। ये पार्शलिटी क्यों? इंद्र जो फल फूल लाते हैं वे कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य फल फूल होते हैं, रत्नमयी होते हैं, अचित्त होते हैं, सचित्त नहीं, और वो तोड़कर नहीं ला रहे हैं। वो हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं वह प्रासुक, योग्य और हिंसा रहित होना चाहिए। कुछ गलत रूढ़ियाँ चल पड़ती है, परंतु हम सही या गलत का निर्णय करके सही बातें अंगीकार कर सकते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। ये तो हो गए 2-3। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा विषय अधूरा रहता कि हमारी स्थिति पूरी हुई थी ना दोपहर की क्लास की। वो स्थंडिल क्षेत्र और महामत्स्य की कुछ बातें उठाई थी, तो उसके लिए आपको पेज 666 निकालना, दूसरा भाग। पेज 666 हमने ऐसी बात देखी थी कि स्वयंभू रमण समुद्र जो है उसका जो बाहरी तट है वो तो एक राजू जो एरिया ना मध्यलोक की, उसको टच कर रहा है, बराबर है ना। और 4 कोनों में चतुष्कोण भूमि है। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र का कोई महामत्स्य, जैसे यहाँ कोई पानी में से मछली किसी वेदना सहित या किसी ने उठा के उसको बाहर जमीन पर लाया तो वेदना से वहाँ तो तड़पड़ेगी, वैसे ही वहाँ कोई मत्स्य उछल कर बाहर आ जावे या किसी कारण हो जावे तो वो चतुष्कोण भूमि में जाकर वहाँ गिरे तो वहाँ से वो वेदना सबूतघात तो कर ही सकता है, परंतु मारणांतिक कहाँ तक करेगा उसकी बात है। उसके लिए हम 666 पर पढ़ेंगे और फिर इसकी संदृष्टि भी इसी पुस्तक में देखेंगे। देखो 666 पेज पर 584 की टीका। जीव का क्षेत्र कहते हैं। ये सम्यक्त्व मार्गणा है ना, देखिए सम्यक्त्व मार्गणा में ये बात बताई है, क्योंकि एक क्षेत्र यहाँ विषय क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि वो जीव के संबंध में पूरा जानना है तो उसका क्षेत्र भी जानना चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ ये बातें आई थी। ठीक है, हम यहाँ से ही पढ़ेंगे उसको। देखो, जीव का क्षेत्र कहते हैं वह शरीर मात्र की अपेक्षा से तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना से लेकर, इसको हमने बहुत विस्तार से बारंबार कंटाला आने तक पढ़ा है, सुना है।
एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए, इसको भी पढ़ा ना हमने। अभी इसकी गहराई या इसकी सूक्ष्मता, इसकी विशालता ख्याल में आती है। एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना तक क्षेत्र जानना। जीव की शरीर के अवगाहना की अपेक्षा क्षेत्र के इतने भेद होते हैं। ये तो उसकी शरीर के अवगाहना ने जिस शरीर में, यानी उसने जिस शरीर के साथ उसका संबंध है उसकी बात है। उसके ऊपर यानी शरीर की अवगाहना तो है, तो शरीर से भी कुछ अधिक प्रदेश व्याप सकता है क्या जीव? तो हाँ, समुद्घात अवस्था में जितनी अवगाहना है उस शरीर में तो मूल प्रदेश है ही है। जब समुद्घात करता है तो शरीर के बाहर से भी बाहर भी निकलता है कुछ समय के लिए, तो कहते उसके ऊपर, यानी यहाँ जीव का क्षेत्र यहाँ बता रहे कितना हो सकता है, तो कहते अपने देह प्रमाण, वो निगोद से लेकर महामत्स्य तक, उससे भी अधिक हो सकता है। हाँ, तो कहते हैं मारणांतिक की अपेक्षा, तो कहते हैं उसके ऊपर समुद्घात की अपेक्षा से वेदना समुद्घात वालों के क्षेत्र में एक एक प्रदेश बढ़ते हुए, यानी वेदना समुद्घात में हो सकता है एक ही प्रदेश वो बाहर निकला, 2 प्रदेश 3 प्रदेश, अधिक से अधिक 3 गुना बाहर निकल सकते हैं। तो कहते एक एक प्रदेश बढ़ते हुए महामत्स्य की अवगाहना से तिगुने लंबे चौड़े क्षेत्र तक क्षेत्र जानना। वेदना समुद्घात कितना हो सकता है? तो जो मूल शरीर है उससे तिगुना ऐसा आड़ा और तिगुना ऐसा, हाइट वाइज नहीं बढ़ता। हाइट वाइज में तिगुना नहीं, वो जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी। जब वेदना समुद्घात होता है तो ऐसा 3 गुना और ऐसा 3 गुना, 3 त्रिक 9 गुना हो जाएगा पूरा आकार अगर देखना है तो। एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए यहाँ तक के भेद हो सकते हैं। महामत्स्य को क्यों लिया? क्योंकि वहाँ तक तो हमने एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई अवगाहना तो देख ली थी, उसके और आगे क्षेत्र हमको काउंट करना है। इसलिए समुद्घात की अपेक्षा किसी के 1 प्रदेश ज़्यादा, 2 प्रदेश ज़्यादा, 3 प्रदेश ज़्यादा, अधिक से अधिक कितना? तिगुना लंबा चौड़ा। आगे देखते हैं। इसके ऊपर, ये तो वेदना की अपेक्षा हुई, इसके ऊपर एक एक प्रदेश बढ़ते हुए मारणांतिक समुद्घात वाले के उत्कृष्ट क्षेत्र तक जानना। एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए क्यों कहा? कि मारणांतिक हो सकता है कि 1 प्रदेश दूरी पर मारणांतिक किया, वहीं कहीं उत्पन्न होना है, तो 2 प्रदेश दूरी पर, 10 प्रदेश दूरी पर, अधिक से अधिक कितने दूरी पर यहाँ से मारणांतिक करेगा कोई चीज? तो 7वें नरक तक करेगा। तो उसके लिए बताते हैं स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य स्थंडिल क्षेत्र में, स्वयंभू रमण समुद्र के बाहरी भूमि में, स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर कहाँ जगह है? 4 कोनों में, उसको स्थंडिल क्षेत्र कहते हैं। स्थित जो महामत्स्य, वहाँ कैसे महामत्स्य चला जाएगा? वो तो पानी में रहता है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि उछलकर बाहर चला जावे वेदना से, वहाँ तक वो चले जाए, क्योंकि 1000 योजन वाला है और वहाँ से बाहर फेंका गया, मान लेते किसी ने, देव ने उठाकर फेंका, तो वो वहाँ तक, यानी वो कोने तक पहुँच सकता है। वहाँ से मारणांतिक करेगा तो कैसा करेगा? हो सकता है कि 7वां नरक जो उसका है वो ये बाजू है, यानी ऐसा गोल है, अगर ये ऐसा गोल है ना, वो स्वयंभू रमण समुद्र ऐसा गोल है और वो इस चतुष्कोण में यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ से उछल कर वो यहाँ पड़ा है, तो यहाँ से अभी उसके आत्म प्रदेश यहाँ से गिनेंगे हम, तो पहले में पहले ऐसे चले जाएंगे या ऐसे भी चले जाएंगे, कैसे भी गिनो आप। यहाँ तो आधे राजू तक आएंगे या ऐसे पूरे यहाँ तक आएंगे 1 राजू, और फिर आधे राजू ऐसे गए और फिर नीचे गए 7 राजू तक, तो कितना होगा? 1 राजू, आधा राजू, 1.5 राजू और 6 राजू। 7वीं पृथ्वी 6 राजू नीचे है, तो कितना हो जाएगा? 7.5। वही बात बताइए। इसके लिए मैं फिगर भी बताऊंगी आपको। जब 7वें नरक में महारौरव नामक श्रेणीबद्ध बिल के प्रति मारणांतिक समुद्घात करता है, तब उसमें 500 योजन चौड़ा, ये महामत्स्य की अवगाहना, 250 योजन ऊंचा, प्रथम वक्रगति में 1 राजू, यानी पहले मोड़ तक 1 राजू, द्वितीय वक्र में आधा राजू और तृतीय वक्र में 6 राजू लंबाई वाला उत्कृष्ट क्षेत्र होता है।
वहाँ तक क्षेत्र जानना। मारणांतिक अपेक्षा ये सबसे बड़े में बड़े एक जीव की अपेक्षा क्षेत्र होता है। अब इसी का जो ड्राइंग आपको देखना है तो 1028 नंबर का पेज निकालो, 1028। जहाँ चौकोन और अंदर वो गोल बताया है। अभी जो पुरानी पुस्तक है ना, फर्स्ट एडिशन, उसमें जो वो गोल है वो चौकोन को टच करता हुआ नहीं बनाया है। वो पेंसिल से कर लो ठीक उसको, वो गोल है वो चौकोन को टच करना चाहिए। नई एडिशन में उसको ठीक कराया है, सेकंड एडिशन में वो ठीक है। पुरानी एडिशन में वो गोल छोटा है और चौकोन उसमें स्पेस है, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो बाजू में रह गया है, हाँ वो तो प्रिंटिंग के मिस्टेक। इस समझना वो टच करता हुआ है। चतुष्कोण जो है उसको स्थंडिल क्षेत्र कहते हैं, वहाँ लिखा है ना स्थंडिल, मिला आपको? त्रस नाली के बाहर की बात नहीं यहाँ पर, यहाँ तो महामत्स्य की बात है। वो त्रस नाली के बाहर नहीं गया है। हाँ, हाँ आपका ऐसा प्रश्न है। त्रस नाली के बाहर का जीव मारणांतिक ज़्यादा नहीं करेगा। त्रस नाली के बाहर कौन है? एकेंद्रिय है। एकेंद्रिय कहाँ तक मारणांतिक करेंगे? कोई एकेंद्रिय से एकेंद्रिय तक। उसकी अवगाहना कितनी होगी? हाँ, तो असंख्यात अभाग तो केवल उसका वो लंबाई बढ़ेगी उसकी, वो पूरा क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, वो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। तो अभी ये जो स्थंडिल क्षेत्र है चौकोर और अंदर का जो गोल आउटर बॉर्डर है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। वो चौड़ा कितना बताएं? देखो आड़ी लाइन है, अभी इस संदृष्टि में नहीं पढ़ेंगे। आड़ी लाइन का अर्थ होता है जगत श्रेणी, डिवाइडेड बाय 7 यानी 1 राजू, और उसको आधा किया यानी आधा राजू। ऊंचा ये 6 राजू बताया है और लंबा 1 राजू बताया है। ये संदृष्टि में मत जाओ, हमें तो आपको केवल ये फिगर बतानी है कि ये बाहरी चतुष्कोण भूमि में कोई है महामत्स्य पड़ा हुआ, वो तो ऐसा अगर जाएगा तो 1 राजू ऐसा जाएगा, फिर सेंटर तक आया यानी आधा राजू आया, फिर नीचे गया, तो 6 राजू नीचे तक गया। तो इतना बड़ा उसका मारणांतिक का समुदाय हो सकता है। यहाँ नीचे भी लिखा है उसके, देखो 1028 पेज पर सेकंड लाइन, पुनश्च यहाँ उत्कृष्ट मारणांतिक की अवगाहना में स्थंडिल क्षेत्र जानने की रचना करते हैं। स्थंडिल क्षेत्र नीचे लिखा है, देखो डैश, स्वयंभू रमण समुद्र के बाह्य कोण में है। स्थंडिल क्षेत्र से मरकर महामत्स्य महारौरव नामक 7वें नरक में उपजता है, उसका उत्कृष्ट मारणांतिक समुद्घात होता है। उत्कृष्ट क्यों कहा? क्योंकि वो अधिक से अधिक लंबाई तक उसके प्रदेश फैले, इसलिए उत्कृष्ट कहा। ये ज़रूरी नहीं कि सब महामत्स्य मरकर 7वें नरक में जावे। ऊपर के नरक में जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं, और नरक में ही जाना चाहिए ये भी ज़रूरी नहीं है। क्या महामत्स्य स्वर्ग में नहीं जा सकते? या कर्मभूमि का तिरंज भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। ख्याल में आई ना बात? तो उसका तो मारणांतिक छोटा होगा। ये मैक्सिमम लंबे से लंबा मारणांतिक कहाँ हो सकता? हाईएस्ट पॉसिबल। इसके लिए ये बात बताइए। ये तो संदृष्टि हम पूरी नहीं जानते ना, इसलिए फिर आपको जो फिगर बतानी थी वो उसकी बात हो गई। ये आपका प्रश्न हो गया। हाँ, कषाय समुद्घात आपका प्रश्न है। कषाय समुद्घात और वेदना समुद्घात में मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 3 गुना, वेदना समुद्घात में भी और कषाय समुद्घात में भी। हाँ, नहीं बढ़ती है, हाइट नहीं बढ़ती, दोनों में ऐसे ही 3 गुना और ऐसे 3 गुना। ये समुद्घात की बात आपको बताऊँ मैं, लेशा मार्गणा में होगी। अभी उसको पढ़ेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे, आपको बताएंगे। अभी अपना जो विषय चला ना, उसमें एक प्रश्न ये था कि हमने दोपहर में देखा था कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य शास्त्र को जानने की अपेक्षा विशेष यानी विस्तार से शास्त्र को जानना ये बलवान है।
तो प्रश्न ऐसा आया कि हमने अभी तक तो द्रव्यान योग वाले हमने तो हमेशा सामान्य को मुख्य किया था, और यहाँ आप विशेष को बलवान कह रहे हो। पंडित जी साफ हंस रहे हैं। यहाँ हम जीव के सामान्य विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। अभेद एक सामान्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सामान्य इन जनरल यानी बहुत स्थूल रूप से, और विशेष यानी इन डिटेल बहुत सूक्ष्म से। यानी हम बस जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, ये सामान्य कथन हुआ। अभी जीव के भेद और पुद्गल के कर्मों के भेद जानना ये हो विशेष हुआ, यानी वो विस्तार हुआ। तो विस्तार से जानना अधिक कार्यकारी है, ऐसा वहाँ कहना का प्रयोजन है। ख्याल में आई बात? हाँ, ये हो गए सब प्रश्न। अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, बाल विशेषज्ञ नहीं, बच्चों के विशेषज्ञ हैं। तो अपनी जो बात चल रही थी क्षेत्र को जानने संबंधी, क्योंकि क्षेत्र परावर्तन तो हम वैसे देख चुके हैं, फिर भी ये लोकाकाश में कहाँ कौन से क्षेत्र है उसकी बात अपनी चल रही थी। हमने लोकाकाश की जनरल बात देखी। 3 उसके भेद होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में क्या है तो 7 पृथ्वियाँ हैं, एक के नीचे दूसरी। इस पृथ्वियों में क्या है तो वहाँ तो ऊपर की पृथ्वी में तो भवनवासियों के भवन भी है, व्यंतरों के भी भवन है, और फिर वहाँ असुर कुमार जाति के देव भी रहते हैं, और नीचे के अब बहुल भाग में तो नारकियों के बिल भी है। दूसरी तीसरी चौथी ऐसे 7 ही पृथ्वियों में नरक के बिल होते हैं, वहाँ नारकी रहते हैं। सबसे नीचे निगोद नाम की एरिया है, 1 राजू हाइट वाली, 7 राजू और 7 राजू वाली लंबाई चौड़ाई वाली। ये सभी पृथ्वियाँ सभी ओर से वात वलयों से लिपटी हुई है, ऊपर से नहीं नीचे से। केवल 8वीं पृथ्वी जो है वो नीचे से तो वात वलयों से लिपटी हुई है, नहीं उसके आधार से है। ऊपर भी उसके 3 वात वलय है, जिस ऑर्डर से नीचे उसके उल्टे ऑर्डर से ऊपर है। ये तो हमने देख लिया है। सबसे ऊपर जो तनुवात वलय है उसमें सिद्ध भगवान का वहाँ वे विराजमान है, अंतिम तनुवात वलय में। ये भी बातें हमने देखी थी। ये जो पृथ्वियाँ हैं, हम जिसको पृथ्वी कहते वैसी वो गोल वाली पृथ्वी नहीं है। लोकाकाश के एक एंड से दूसरे एंड तक जो फैली हुई है उसको यहाँ पृथ्वी कहते हैं। ऊपर जो देवों के विमान हैं वो भी पृथ्वी कायिक वाले हैं, परंतु वो खंड खंड है, टुकड़े टुकड़े। जैसे हमें प्लानेट दिखते हैं ना, वैसे उनके वो विमान हैं। जैसे कोई नींबू या संतरा हमें ऐसा आधा करके फ्लैट ऊपर रखेंगे और गोलाकार नीचे, इस जाति के उनके वो विमान हैं। देवों के निवास को भी विमान कहते हैं, और देव एक जगह से दूसरे जगह विहार करके जाते हैं तो भी उनके विमान होते हैं। वो विमान तो उनके रहने के ठिकाने हैं, और ये जो विहार करते हैं उनके वाहन जाति के देव होते हैं। वो अलग अलग विक्रिया से रूप धारण करते हैं, उसको भी विमान कहने में आते हैं। यहाँ तक तो हमने बात देखी थी। वात वलयों की भी बात देखी थी। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं। सबसे बीच वाला है जम्बू द्वीप, फिर एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, दुगुने 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 विस्तार से होते हैं। अंतिम है स्वयंभू रमण समुद्र। यहाँ तक तो हमने बात देखी थी। तो ये जो जम्बू द्वीप, हम कहाँ रहते इसमें पूरे झमेले में? हम कहाँ हैं अभी? हाँ, अभी तो यहाँ हमारा ठिकाना है। हाँ, देवलाली में। अच्छा, पूर्व में इन सब जगह हम घूम के आए हैं। हाँ, अभी याद नहीं ना, इसलिए थोड़ा याद कर रहे कहाँ कहाँ हम जाके आए हैं। तो यहाँ जम्बू द्वीप क्या बात है, कहाँ पर है? क्योंकि हमको सबको जाना है विदेश क्षेत्र में। हाँ, तो थोड़ा रास्ता भी देख लो तो सुलभ हो जाएगा। हाँ, आपको नहीं जाना है ना? तो ये जम्बू द्वीप का प्रकरण 133 से शुरू होता है, और उसका चार्ट नंबर है 5 होगा ना? 5 है। हाँ, तो ये जम्बू द्वीप क्या है तो 1 लाख योजन सबसे सेंटर में है, मध्यलोक में सबसे सेंटर में, मध्य में जो द्वीप है। देखो, मध्य का द्वीप तो गोलाकार है और उसका व्यास है 1 लाख योजन। आगे आगे वाले द्वीप और समुद्र कैसे है कि जो सेंटर का जो है उसको पूरे घेरे हुए, सराउंडिंग है हम कहेंगे उसके। एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप। कोई ऐसा अखंड ऐसा नहीं, ऐसा फैला हुआ है गोलाकार।
केवल जम्बू द्वीप ही है ऐसा कि वो पूरा एक गोल है। ख्याल में आती है? ये चार्ट नंबर 5 देखना, जम्बू द्वीप तो पूरा ही ऐसा गोल है। और जो हमने उसके पहले वाला चार्ट देखा था 4 नंबर का, जम्बू द्वीप तो एक येलो डॉट दिख रहा है, उसके बाहरी ओर वो लवण समुद्र है, उसके बाहरी ओर धातकी खंड है, उससे बाहरी ओर कालोदक समुद्र है। इस तरह से एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, पूरा गोल नहीं उसका। ख्याल में आती है बात? वो केवल ऐसा वलयाकृति है बाहर वाले द्वीप और समुद्र। तो ये जम्बू द्वीप में क्या है? क्योंकि हमने कल देखा था ये बीच में सुमेरु पर्वत है, उसके तल में लोकाकाश का सेंटर आता है। पर ये मेरू पर्वत कहाँ है, जम्बू द्वीप कहाँ है, उसकी क्या रचना है, कुछ मालूम नहीं है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो जम्बू द्वीप उसकी डायमेंशन कितना बड़ा है? तो 1 लाख योजन चौड़ाई वाला, यानी व्यास वाला, व्यास, सरकमफरेंस नहीं, डायमीटर 1 लाख योजन का है। अब यहाँ 133 पेज निकालना आपको। सेकंड पैराग्राफ, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन व्यास वाला गोलाकार है। यह बात हमने अनेक बार देखी है। इसमें 6 पर्वत पूर्व से पश्चिम तक आड़े फैले हुए हैं। पूर्व की ओर भी लवण समुद्र को स्पर्श करते हैं और पश्चिम की ओर भी लवण समुद्र को स्पर्श करते हैं। इन पर्वतों को कुलाचल पर्वत कहते हैं। अब देखिए आप चार्ट, आपके एक बाजू चार्ट रखना सामने हाथ में। ये 5 नंबर का जो चार्ट है, जो गोल पूरा बताया है, वो है लवण समुद्र। और उसमें पर्वत कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए सबसे नीचे से ऊपर शुरू करते हैं। ये नीचे एक पीली आड़ी लाइन दिखाई देगी आपको, वो तो है भरत क्षेत्र। और ऊपर एक झिगझैग लाइन है, वो है हिमवान पर्वत। उसके ऊपर फिर एक क्षेत्र है और बाद में फिर और जैसे पर्वत जैसी रचना दिखाई है, वो है महाहिमवान पर्वत। देखो लेफ्ट साइड में पर्वत और उसमें उसके सरोवर हृदयों के नाम लिखे हैं। राइट साइड में एक क्षेत्र के नाम है और उसमें बहने वाली नदियों के नाम हैं। तो जब क्षेत्र का नाम देखना है तो राइट साइड को देखेंगे, पर्वत का नाम देखना है तो लेफ्ट साइड को देखेंगे। तो सबसे नीचे वहाँ भरत क्षेत्र लिखा है, उसके ऊपर हिमवान पर्वत लिखा है। फिर उसके राइट साइड में हिमवत क्षेत्र लिखा है और महाहिमवान पर्वत लिखा है। उसके ऊपर हरि क्षेत्र है और निषद पर्वत है। मिले ये 3 पर्वत। तो लेफ्ट साइड के केवल पर्वतों के नाम हम पढ़ेंगे तो नीचे हिमवान, फिर महाहिमवान और फिर निषद। ऊपर से भी ऐसे नीचे आएंगे। एकदम ऊपर जो रेड लाइन है वो है ऐरावत क्षेत्र। लेफ्ट साइड में पर्वत का नाम है शिखरी, उसके नीचे और दूसरा पर्वत है रुक्मी और उसके नीचे और एक पर्वत है नील। यानी ऊपर से देखेंगे तो शिखरी, रुक्मी और नील ये 3 पर्वत है और नीचे से हम देखेंगे तो हिमवान, महाहिमवान और निषद ये 3 पर्वत है। ये 3 और 3 6 पर्वत कैसे फैले हैं? तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक। दोनों ओर कहाँ तक मिले हैं? वो तो ब्लू बॉर्डर है, वो लवण समुद्र है। यानी पूर्व की ओर को भी लवण समुद्र तक फैले और पश्चिम की ओर भी लवण समुद्र। ये बात ख्याल में आई? तो एक गोलाकार एरिया है और आड़े 6 पर्वत है। तो उसके डिविजन्स कितने हो गए? 7 हो गए ना। 6 पर्वतों के द्वारा 7 क्षेत्र तैयार हुए। यहाँ तक बात ख्याल में आई? तो नीचे सबसे नीचे क्षेत्र है भरत क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर दूसरा क्षेत्र है उसका नाम है हेमवत क्षेत्र, फिर एक पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, फिर एक पर्वत और फिर ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें तो बहुत सारे हैं, भोग भूमि भी है, विदेह क्षेत्र भी है बीच वाली एरिया में। ऊपर की ओर से देखेंगे तो सबसे ऊपर ऐरावत क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर हिरण्यवत क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर रम्य क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर वो विदेह की एरिया बीच में आती है।
यानी ये 6 पर्वतों के, इसका नाम है कुलाचल पर्वत। 6 को एक नाम क्या है? कुलाचल पर्वत। वर्षधर भी कहेंगे। वर्ष यानी क्षेत्र, इनके द्वारा क्षेत्रों की डिवीजन होती है, इसलिए इन्हीं पर्वतों को वर्षधर पर्वत भी कहेंगे। 6 के द्वारा 7 क्षेत्र तैयार, इन्हें क्षेत्र तैयार हुए, उनके नाम भी हमने देखे हैं। तो ये इसकी विशेषता क्या है? भरत क्षेत्र को हम एक हिस्सा कहेंगे, एक भाग कहेंगे, तो उससे 2 गुना है उसके ऊपर का पर्वत, हिमवान पर्वत। हिमवान पर्वत को हम दो भाग कहेंगे, तो 4 भाग किसके हो गए? हिमवत क्षेत्र के। फिर हिमवान महाहिमवान 8 वाला होगा, उसके आगे वाला क्षेत्र 16 गुना होगा। इस तरह से वो पर्वत वाला 32 तक पहुँचेगा। ये ख्याल में आती है? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 32, इस तरह से 8, 16 और 32। ऊपर से भी ऐसा ही है। तो ये इसका माप कैसे निकालना? भरत क्षेत्र कितने प्रमाण है? पूरे जम्बूद्वीप जो 1 लाख डायमीटर है, अब उसका हम ऐसे वर्टिकल डायमीटर कहेंगे। ये नीचे ऊपर कुछ नहीं है, आड़ा है, पर हमारे नक्शे में हम ऊपर नीचे कहेंगे आपको। तो भरत क्षेत्र कैसा देखना? तो जो वर्टिकल हम इसको डायमीटर कहेंगे, उसके 190 भाग करना, 190। 1 लाख को 190 से भाग देना, तो जो प्रमाण आता है वो भरत क्षेत्र के ऐसी जो डायमेंशन, आड़ा ऐसा नहीं लेना, वर्टिकल जिसको बाण कहते हैं। 526.6/19 है ना वो? हाँ, 190 कैसा है? 190 उसके भाग करना है। अच्छा, हाँ, फिगर है उसकी। तो टुवर्ड सेंटर ना 190 इसलिए 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ऊपर से भी ऐसा ही करो, और बीच वाली एरिया दोनों के लिए कॉमन है, उसको ऐड करो। क्या रेशियो में होगी? हाँ, वही 64 होगी ना, 64 दोनों के लिए कॉमन, या 32 2 बार कहो। गणित करेंगे इसका? हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 गुना है ना, 1 से 2 गुना, फिर 2 से 4, अंतिम फिगर कितनी है? 32 समझो। बाद में वो 64 वाली हम ऐड करेंगे, 32 तक की हमको टोटल करनी है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अंतिम फिगर है 32। हमारा सूत्र क्या था? अंतधनम गुणगुणीयम, 2 का गुणकार है, 32 को 2 गुना करो, 64 हुआ। पहला हमने 1 से शुरू किया, -1, 63 हुआ, डिवाइडेड बाय 1, 63 रहा। तो यहाँ 63, ऊपर 63 और बीच के 64, कितने हुए? बराबर है? हाँ, कहीं गया नहीं, कोई खोया नहीं ना? हाँ। तो इस तरह से ये डिवीजन होती है, बराबर। अब ये पर्वतों के और क्षेत्रों के हमने नाम देख लिए। अब यहाँ जो देख लेते हैं, ये पूर्व पश्चिम, हम नक्शे को पढ़ने के लिए पूर्व पश्चिम कहेंगे। देखो, कोई भी हम चार्ट या नक्शा पढ़ते हैं तो राइट साइड को हम पूर्व कहेंगे, इसको पश्चिम कहेंगे, उत्तर दक्षिण कहेंगे। इसलिए हम ऐरावत को उत्तर और हम भरत को दक्षिण कहते हैं। अब इसकी बात भूल जाओ, हम जो पृथ्वी की बात हमें मालूम है, हम जिसको पृथ्वी कहते हैं, हम भारत में है। अभी आप लोग अमेरिका से आए ना, कौन कौन? रजनी भाई आए और हमारे सुशीला बेन आए और कौन कौन आए। तो उनके लिए उत्तर और हमारे लिए उत्तर, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। उनका नॉर्थ पोल और हमारा नॉर्थ पोल, हमारी सबकी उत्तर दिशा एक ही है और हमारे हर एक की पूर्व दिशा अलग है। नहीं समझे? कि जहाँ से सूर्य उदित होता है वो दिशा पूर्व दिशा है। हमारा सूर्य तो यहाँ से आ जाएगा जापान की तरफ से, और हमारे लिए पश्चिम है वो अफ्रीका वगैरह, वो पश्चिम की तरफ। अमेरिका को भी हम पश्चिम की तरफ कहेंगे। हाँ, वो राइट की साइड, पूर्व की तरफ से भी हम ज़्यादा घूमेंगे तो आएगा परंतु हाँ, उनके लिए क्या है? उनका पूर्व कौन सा है? इस तरह से, इधर से। अभी हम ये सुमेरु पर्वत, आपका चार्ट देखो, सूर्य का भ्रमण कैसे होगा? मेरु को प्रदक्षिणा देते हुए होता है। तो मेरु को प्रदक्षिणा देता है तो हमारा सूर्य इस बाजू से आता है, तो हमारी पूर्व दिशा इस तरफ हुई,
और हमारी उत्तर सुमेरु पर्वत हुआ, भरत पर्वत। हम भरत क्षेत्र के लिए। ऊपर ऐरावत आदि के लिए पूर्व कौन सी होगी? जो हमारे अभी लेफ्ट साइड में है, उनकी पूर्व इधर होगी और उनकी उत्तर सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत सबके लिए उत्तर है, यानी सबका उत्तर सेम है, उत्तर दिशा, और हर एक की पूर्व पश्चिम रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। फिर भी जब हम कोई नक्शा पढ़ते हैं तो राइट साइड को हम पूर्व कहते हैं, लेफ्ट साइड को पश्चिम कहते हैं, नीचे वो दक्षिण कहते हैं, ऊपर हम उत्तर कहते हैं। क्योंकि हम लोकाकाश के भी, क्योंकि लोकाकाश में पूर्व पश्चिम कैसे कहेंगे? लोकाकाश में तो कोई बाहर से सूर्य नहीं आने वाला है, उसको भी हम कहें ना पूर्व पश्चिम फैला है और दक्षिणोत्तर इतना 7 राजू फैला है, तो वहाँ कैसे दिशा नक्की करेंगे? वो तो कोई नक्शा पढ़ने का उसका ये तरीका होता है। अब यहाँ 133 पर आना आप, पेज नंबर क्या? हाँ नहीं, आप क्या कहना चाहते? हाँ, दो सूर्य हो गए, परंतु कक्षा तो वही होगी ना उनकी, भ्रमण 4 क्षेत्र तो वही होगा। हाँ, दूसरा आने दो ना, परंतु पूर्व दिशा से ही आएगा। हाँ, दो सूर्य है, जम्बू द्वीप के लिए 2 है। हाँ, वहाँ तो दिखता रहता है वो, और हमें दिखता नहीं है। नहीं, मॉडर्न से के साथ अभी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, अभी जो ये है उसको पहले जान लेते हैं। मॉडर्न तो बहुत जाना हमने, बचपन से स्कूलों में भी जान लिया। कौन सा पेज? पेज नंबर 133। अभी तो हमने कुल्लाचल पर्वतों और उसके नाम देखे। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, 1 लाख योजन व्यास वाले जम्बू द्वीप के दक्षिणोत्तर व्यास के, दक्षिणोत्तर यानी हम अपने चार्ट पढ़ने की अपेक्षा दक्षिणोत्तर कहेंगे, हम 190 भाग करेंगे, 190। तो उसमें एक भाग प्रमाण तो भरत क्षेत्र का बाण है। बाण कहा, उसके लिए आगे एक फिगर कही निकाली है, देखो। जम्बू द्वीप गोलाकार होने से जब हम उसके आड़े भाग करेंगे तो सबसे दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र ऐसा धनुषाकार दिखेगा। धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, प्रत्यंचा समझते हैं? वो डोरी उसकी होती है जिसको बाण के साथ खींचकर बाण छोड़ा जाता है, उसको प्रत्यंचा कहते हैं। जिसके मध्य में बाण पकड़कर हम उसे खींचकर छोड़ते हैं, उस प्रत्यंचा को यहाँ हम भरत क्षेत्र की जीवा कहेंगे। जो आड़ी लाइन है कर्वेचर वाली, वो है भरत क्षेत्र की जीवा। मध्य में यह क्षेत्र अधिक चौड़ा है और गोलाकार होने से दोनों ओर चौड़ाई घटती जाती है। जहाँ चौड़ाई अधिक होगी उस मध्य भाग को भरत क्षेत्र का बाण या विष्कंभ कहते हैं। विष्कंभ यानी उसकी चौड़ाई। ऐसा होने से चौड़ाई सर्वत्र समान नहीं है, बीच में जो है, जो व्यास पर जहाँ हमने भाग किए थे उसकी चौड़ाई है, वहाँ गिनेंगे हम, उसको बाण कहते हैं। जो 1 लाख योजन के 190वें भाग प्रमाण है, और उसको जब 1 लाख को 190 से भाग देंगे हम, तो देखो नीचे 134 पेज पर देखना जरा, वहाँ वो गणित करके बताया है। नीचे जो 5वीं लाइन में है ना, 526 पूर्णांक हो गए और 6/19 हो जाते। वो कैसे निकले उसका गणित भी ऊपर बताया है। और फिर अभी जो हमने 1 + 2 + 4 वगैरह बातें देखी थी वो भी ऊपर समझाई है। इसी को एक चार्ट के द्वारा बताया है, देखो 135 पृष्ठ पर। लेफ्ट से राइट तक हम पढ़ेंगे। लेफ्ट में हम भरत क्षेत्र लिखा है, नीचे नीचे क्षेत्रों के नाम हैं और ऊपर ऊपर पर्वतों के नाम हैं, और वो कितने भाग प्रमाण है उसको लिखा है। देखो भरत जो है वो 1 भाग प्रमाण है और हिमवान पर्वत है वो 2 भाग प्रमाण है। हाँ, सेंटर से व्यास के ऊपर। हाँ, हिमवत है वो 4 भाग प्रमाण है। महाहिमवान 8 भाग प्रमाण है। हरि 16 भाग प्रमाण है। निषद 32 भाग प्रमाण है। विदेह 64 भाग प्रमाण। ये दोनों की जगह कॉमन है। ऐसे हम राइट साइड से अभी देखेंगे
ऐरावत 1 भाग प्रमाण है, शिखरी 2 भाग प्रमाण है, हैरण्यवत 4 भाग प्रमाण है, रुक्मी 8 भाग प्रमाण है, रम्यक 16 भाग प्रमाण है और नील पर्वत है वो 32 भाग प्रमाण। 64 दोनों के लिए बीच में कॉमन है जहाँ विधेय क्षेत्र पाए जाएंगे। ये 64 भाग वाले वो विधेय क्षेत्र जो जिसमें पाए जाते हैं उसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, पर उसको यहाँ हम अभी तो विधेय कहेंगे। वहाँ क्या क्या है उसके बाद में देखेंगे हम। दूसरा नाम नहीं, वहाँ विधेय क्षेत्र है, परंतु उस एरिया में विधेय वाले जो 64 भाग वाली जो एरिया है उसमें सबसे सेंटर में है सुमेरु पर्वत। निकालो 4 निकालो। विधेय को ही महाविधेय कहते हैं। देखो ये जो हम जम्बू द्वीप की बात देख रहे हैं, और कौन से 2.5 द्वीप में और कौन कौन से द्वीप है? धातकी खंड है। ये जो आपका चार्ट निकालो, हाँ, चार्ट नंबर 4, जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र और उसके बाहर एक ऐसी वाइट और उसमें कुछ लाइन वगैरह बताई ना, वो है धातकी खंड। धातकी खंड में क्या करना है? पूर्व धातकी और पश्चिम घातकी, इस तरह से 2 विभाजन करना है। उसके आगे कालोददी के बाहर भी जो पुष्करार्ध है ना, आधा पुष्कर, तो उसके में भी राइट और लेफ्ट यानी पूर्व और पश्चिम से 2 भाग करना, यानी वो आधा पुष्कर। यानी धातकी में भी पूर्व धातकी पश्चिम धातकी, और पुष्कर में भी अर्ध पुष्कर है ना, पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध। ये बातें समझ में आती है? ये गहरी हो रही बहुत। देखो जैसे जम्बू द्वीप में सेंटर में मेरू पर्वत है, जैसे पूर्व धातकी में भी एक सेंटर में उसका मेरू पर्वत है, पश्चिम धातकी में भी एक मेरू है। 5 मेरू कहते हैं ना, पूजा भी बहुत चाव से करते हैं। हाँ, पूर्व पुष्करार्ध में एक मेरू है, पश्चिम पुष्करार्ध में एक मेरू है, 5 मेरू हो गए। अभी हम 4 नंबर के चार्ट में उसको दिखाएंगे आपको। जहाँ वो जम्बू द्वीप का पीला डॉट है ना, उसके अंदर एक ब्लैक डॉट लिखा है और सबसे नीचे लिखा है सुदर्शन मेरू। ये उस मेरू का नाम है। मिला क्या नहीं मिला? सुदर्शन मेरू लिखा हुआ मिला? हाँ। और वो कहाँ का है? वो जम्बू द्वीप के सेंटर में है। अब पूर्व धातकी में उसी आड़ी लाइन में जहाँ से वो नदियाँ वगैरह प्रदक्षिणा देती है, उसके नीचे क्या लिखा है? विजय, यानी वो पूर्व धातकी का मेरू है। अब पश्चिम धातकी के मेरू का नाम क्या है? अचल मेरू। आड़े लाइन पर सेंटर में होता है। हाँ देखो ये विजय जो है ना, अभी आपको कैसे दिखेगा? ब्राउन कलर का है ना, ब्राउन कलर का। हाँ देखो ये जो ब्राउन है ना उसके सेंटर में, यानी रेडिश जो है, हाँ उसके दोनों ओर तो झिगझैग तो पर्वत है, उसके बीच में जो एरिया है क्षेत्र, उस क्षेत्र में बीच में वो डॉट इतना क्लियर नहीं है, और आगे चलो तो वो क्लियर होगा। एकदम बाहरी जो पुष्कर का है, पुष्कर में इसी आड़े लाइन पर यहाँ एक डॉट है बीच में, और ऊपर और नीचे से नदी आकर उसको प्रदक्षिणा देकर इधर उधर चली जाती है, वो है मेरू। तो बीच वाले क्या लिखा है? सुदर्शन मेरू। राइट साइड का, पूर्व का पहले काउंट करना, विजय, फिर पश्चिम धातकी उसका नाम है अचल, फिर पूर्व पुष्करार्ध में जाना उसका नाम है मंदर, और फिर विद्युन्माली। इसी ऑर्डर से हम कहेंगे, पहले सेंटर का, फिर पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर, फिर पूर्व की ओर, फिर पश्चिम की ओर। इसी ऑर्डर से हम पंचमेरु के नाम लेते हैं। पूजा तो कहते होगे ना, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ती पूजा? हाँ, पंचमेरु की। तो ये तो मेरु के नाम हुए। हर क्षेत्र में ऐसे ही 6-6 पर्वत है। जम्बू द्वीप में तो ऐसे आड़े हैं, परंतु आगे के क्षेत्रों में साइकिल के आरे होते हैं ना, ऐसे स्पोक्स, वैसे है। देखो
जैसे सेंटर से जो निकले हैं स्पोक्स अंदर और बाहर के द्वीप में सेम लाइन में आपको दिखाई देंगे। ऐसे जिगजैग वाले पर्वत दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा है, ये अंदर से ऐसा, ये सारे पर्वत है जिगजैग वाले, वो सारे पर्वत दिखाई दे रहे हैं। तो जम्बूद्वीप में तो सारे आड़े थे हॉरिजॉन्टल, और ये ऐसे साइकिल के स्पोक की तरह फैले हुए हैं। तो वहाँ की एरिया भी अंदर छोटी और बाहर ब्रॉड ऐसी होगी। ऐसे वहाँ पर भी भरत क्षेत्र होंगे, ऐसे वहाँ पर भी ऐरावत क्षेत्र होंगे। तो देखो हमारा मेरू संबंधी एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, और फिर वो बीच में मेरू है, उसके दोनों बाजू में विदेह क्षेत्र होंगे, पूर्व और पश्चिम विदेह। बराबर। पूर्व धातकी में भी उसका अपना एक मेरू है, उसका अपना एक भरत क्षेत्र है, उसका अपना एक ऐरावत क्षेत्र है, उसके अपने विदेह क्षेत्र है। पश्चिम में भी, पश्चिम धातकी में भी उसका जो मेरू है उसके भी अपना भरत क्षेत्र है, उसका अपना ऐरावत क्षेत्र है, उसके अपने विदेह क्षेत्र है। इस तरह क्या होगा, 5 मेरू है, पांचों का अपना अपना भरत क्षेत्र है, पांचों का अपना अपना ऐरावत क्षेत्र है। कितने भरत हुए? 5। और ऐरावत कितने हुए? 5। तो 5 भरत और 5 ऐरावत हो गए। यहाँ तक बात ख्याल में आई? हाँ। अब उसके आगे विदेह। विदेह कितने होते हैं? तो जरा उसको विदेह के, क्योंकि ऐसा तो हम 5 कहेंगे। जरा जम्बूद्वीप का नक्शा निकालना 5 नंबर का। देखो सबसे बीच में, हाँ, बीच में सुमेरु लिखा है। ये मेरू पर्वत का ऐसा कट पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, गोल लिखा है ना। मेरू पर्वत ऐसा तो लाख योजन ऊंचा है, जैसे पेंसिल बहुत ऊंची है, परंतु उसका हम बेस कैसा, ऐसा दिखेगा ना गोल। ऐसे मेरू पर्वत जमीन के लेवल पर ऐसा गोल दिखेगा, ऐसा रखेंगे तो लाख योजन तक चला जाएगा। तो ये सुमेरु पर्वत दिखाया है। उसके ऊपर और नीचे उत्तर कुरु और देवकुरु लिखा है, ये उत्तम भोगभूमि की एरिया है। और उसके बाजू में जो पर्वत जैसा लिखा है, हाथी के दांत जैसा, उसका नाम है गजदंत पर्वत। एकदम राइट साइड में जहाँ 1 2 3 4 सब ऊपर 8 नाम है, 8 अंक है, नाम नहीं मिले कि नहीं? और 9 नंबर कहाँ है? 8 से नीचे है, यानी वो क्लॉकवाइज आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, इस तरह से 16 तक, फिर 17 18 ऐसा, और फिर ऊपर ऐसा 32 तक आ जाएंगे। ये ख्याल में आई? तो एक मेरू संबंधी ऐसे 32 विदेह है। हम जब पूर्व विदेह कहेंगे तो पूर्व की ओर हम देखेंगे, परंतु पूर्व का विदेह जो है पूरा विदेह क्षेत्र, नदी के कारण पूर्व में दक्षिण और उत्तर ऐसे 2 भेद हुए। उत्तर की तरफ बहुत नदियाँ और पर्वत है, उसके कारण ये 1 2 3 4 8 भेद हुए। ये 8 विदेह, 8 अलग अलग विदेह है, और हर विदेह में एक एक आर्यखंड और 5-5 म्लेंच खंड है। जो विदेह क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो बराबर ख्याल रखना, म्लेंच में नहीं जाना। तो ऐसे 8 8 8 और 8, एक विदेह संबंधी कितने हो गए? 32 हो गए। ऐसा कहेंगे 5 विदेह के 5 विदेह, 5 मेरू के 5 विदेह कहेंगे, परंतु जब एक मेरू संबंधी 32 विदेह है तो हमारे पास 5 मेरू है, तो टोटल कितने हो गए विदेह? 160, बराबर है ना? हाँ। और भरत कितने देखे थे? 5, और ऐरावत 5, कितने हुए टोटल? 170। तो 170 तीर्थंकर विधान तो बहुत गा गा कर करते हैं, उन कहाँ अर्घ्य चढ़ाते क्या पता। ये कैसे गिने ना? तो यहाँ पर ये 8 में अभी वर्तमान में 20 तो कांस्टेंट होते ही, 20 से कम कभी तीर्थंकर नहीं होंगे, हमेशा 20 तीर्थंकर तो विराजमान रहेंगे ही। तो ये 8 में 1 है, नीचे के 8 में 9 से 16 तक उसमें 1 है, यहाँ इन्हें एक मेरू संबंधी 4 तीर्थंकर है। कौन कौन से? सीमंदर कहाँ पर है? पूर्व के उत्तर में सीमंदर, पूर्व दिशा के उत्तर में सीमंदर है, पूर्व दिशा के 8 में है, पूर्व दिशा के दक्षिण में जुगमंदर,
बराबर है ना। तो कुंदकुंदाचार्य को जुगमंदर नजदीक थे ना। तो सीमंदर, जुगमंदर, बाहु, सुबाहु, इस तरह से वो ऑर्डर होगी। हाँ हाँ, तो ऐसा कभी हो सकता है कि सभी जगह एक एक तीर्थंकर हो। ये 32 के 32 जगह, सभी मेरू के सभी 32, वहाँ उस समय ऐरावत में भी सभी कोई ना कोई तीर्थंकर, यहाँ हमारे यहाँ जो 24 होते हैं वो एक के बाद एक होते हैं, और वहाँ ये एट ए टाइम हो रहे हैं। ये हमने जो 60 विदेह क्षेत्र देखे, 5 मेरू संबंधी 60, उन हर एक में एक एक तीर्थंकर हो, ऐसा कभी बात बन सकती है। और वहाँ जब थे तब हमारे यहाँ भी कोई थे और ऐरावत में भी थे, तो ऐसा कब बनाव बना था? तो जब यहाँ हमारे यहाँ दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर विराजमान थे, तब सर्वत्र एक एक तीर्थंकर थे। तो उस समय 170 तीर्थंकर यहाँ विद्यमान थे। तो उस समय मोक्ष जाने वालों की संख्या बढ़ती होगी। क्यों बढ़ती होगी? तीर्थंकर ज़्यादा है इसलिए। 608 से तो ज़्यादा जाएंगे नहीं। हाँ, उस समय तीर्थंकरों की आयु लंबी थी। 8वें में। हाँ, अभी वर्तमान में तो ये 8वें में है। अभी तो 4 है ना। हाँ, जहाँ सीमंदर है वहीं पर सीमंदर ही रहेंगे हमेशा। हाँ, 8वें हो गए। हाँ, अभी 20 है तो अभी इस वक्त 30 है। हाँ, दूसरे सीमंदर, उनका नाम से उसमें तो हाँ, कल्याणक तो उनके हो चुके हैं, वहाँ तो वो जन्म लेंगे। अभी दूसरे वहीं पर है कि नहीं मुझे पक्का नहीं, परंतु वहाँ होते हैं ऐसा तो सुना है। हाँ, एट ए टाइम तो 2 तीर्थंकर नहीं होंगे। अभी घाटकी खंड के बरक क्षेत्र के अंदर भी पंचम काली चलता होगा, ऐसा कोई उल्लेख ऐसा मतलब आया है? हाँ, सर्वत्र पंचम काल ही रहेगा ना। सर्वत्र पंचम काल एट ए टाइम ही रहेगा। अभी अपना समय पूरा हुआ, बाकी चर्चा और विधेय की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। बोलो 24 भगवान की जय।